नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, आग, अनुजा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। और हमने आपसे एक वादा किया था कि हम हर एक सेगमेंट को एक आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसी श्रृंखला का एक भारतीय संविधान को कैसे एक वीडियो में ही हम समझ पाएँ कि 22 भाग को कैसे हम याद करेंगे। और एक बहुत ही सिंपल आसान भाषा में, कोई रटने की चीज़ें नहीं है, बस आपको समझना है और कैसे हम समझ के उस चीज़ को अपने दिमाग में याद कर पाएँ, उसी के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय जो संविधान है, उसी संविधान में कुल 22 भाग हैं। आपको पता है कि 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। और हम आज बात करेंगे कि 22 भाग कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहला जो भाग है, आपके बोर्ड्स पे लिखा हुआ है, मैंने एक साइड में लिखा है भाग, दूसरे में विषय और उससे संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहला है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जो हमारा यूनियन है, चाहे जो संघ है, उससे संबंध में जो राज्य क्षेत्र हैं वो कहाँ तक है, उसकी जो व्याख्या की गई है वो हमारे संविधान के भाग 1 में बात कही गई है। और किस अनुच्छेद तक के बारे में बात कही गई है, आपको याद होगा कि अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, यानी अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 जब भी कहीं आए, चाहे भाग 1 की कहीं बात की जाए, तो आपको ध्यान रखना है संघ वो उसके राज्य क्षेत्र के बारे में ये बात कही जा रही है। अब हम बात करेंगे कि जब हम संघ की बात कर लिए, राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर लिए, तो क्या उस राज्य संघ में, उस क्षेत्र में क्या कुछ लोग रहते होंगे? अगर लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है उनके बारे में बात होनी चाहिए। यानी हमारा सेकंड जो भाग है वो लोगों के नागरिकता के बारे में बात कही जाती है। अभी आप लोगों ने अमित शाह को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जब पार्लियामेंट में नागरिक से संबंधित बात करते हैं, नागरिकता संशोधन विधेयक लाते हैं, चाहे उससे संबंध में चीज़ें बात करते हैं, तो उसी बारे में बात करने वाले हैं। और हमेशा याद रखना है अमित शाह जी को, जिन्होंने नागरिकता से संबंधित कुछ विधेयक आपके संविधान में लाया था, पार्लियामेंट में लाया था, उससे संबंधित बात कहे गए थे। इसी नागरिकता को लेके अनुच्छेद आपको याद रखना है 5 से 11 तक के बारे में बात कही गई है और भाग 2 में बात कही गई है। यानी नागरिक की संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेनी हो तो आप हमेशा याद रखेंगे कि भाग 2 की बात कही जा रही है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? अब मैं भाग 3 पे चलूँगा। भाग 3 आपके मूल अधिकार के बारे में बात करता है, यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि मौलिक अधिकार 12 आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, यानी 12 से लेके 35 तक के बारे में बात कही गई है। और जो मूल अधिकार है वो मूल अधिकार आपके जो नागरिक हैं, जाहिर सी बात है हम संघ में तो आ गए, राज्य क्षेत्र में आ गए, नागरिकता हमें प्रदान मिल गई, तो क्या हमारे कुछ मौलिक अधिकार होंगे, कुछ मूल अधिकार होंगे, उस अधिकार को समझना है। एक एक चीज़ों को सीक्वेंस समझने की कोशिश करेंगे। जो मूल अधिकार हैं वो राज्य क्या करते हैं, आप अपने अधिकार को राज्य के प्रति समझने की कोशिश करते हैं। मैं हर बार राज्य के बारे में बात करूँगा, लेकिन राज्य की एक शॉर्ट वीडियो आपके YouTube चैनल पे डाल दिया है, उसको समझ लें कि राज्य क्या होता है। यानी मूल अधिकारों की जब भी बात कही जाएगी तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बारे में बात कही गई है, जिसमें हम समानता के अधिकार के बारे में बात करते हैं, स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, धार्मिक की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों के बारे में बात करते हैं, अल्पसंख्यक के बारे में बात करते हैं, हम बोलने की आवृत्ति के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे अधिकार हमको संविधान ने दिया है और संविधान को हर एक नागरिक को समझना जरूरी है। और उस अधिकार को आप समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है अब तक हमने 3 भाग देख लिए, कौन कौन से। सबसे पहले राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार। जब मूल अधिकार हमें मिल गया तो क्या हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समझना जरूरी है कि नहीं है? क्या कुछ इथिकल चीज़ें हैं उसको समझना जरूरी है? और उसके लिए बात कही गई है भाग 4 में। और भाग 4 यही कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इसके बारे में व्याख्या की गई है। और इसमें आपको याद रखना है कि हमारे परमपिता, ठीक है, जिसको महात्मा जी कहा जाता है,
गांधी जी के बारे में उन्होंने पंचायतों के बारे में बात कही गई है, अनुच्छेद 46 में बात कही गई है, वो सब राज्य के निर्दिष्ट तत्व हैं। यहाँ तक इसमें ये भी बात कही गई है कि हर एक नागरिक जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार के बाद हर एक व्यक्ति को क्या उसके जो जॉब कर रहा है, चाहे कई कार्य कर रहा है, कर्मचारी है, तो क्या हर एक व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको एक रूप में वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में बात करता है राज्य के निर्दिष्ट तत्व। इसके बारे में हम बात जब व्याख्या करेंगे तो समझाएंगे कैसे चीज़ें हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, यहीं पे ध्यान रखिएगा कि 4 में तो भाग कही गई है कि राज्य के निर्दिष्ट तत्व, लेकिन 4A में बात कही गई है मूल कर्तव्य। हमारे कुछ मूल कर्तव्य हैं, जैसे हमारे देश में जो भी चीज़ें हैं उनको सम्मान करना, हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बस याद रखना है कि 4A में आपके मूल कर्तव्य के बारे में बात कही है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कही गई है। फिर हम बात करेंगे, जाहिर सी बात है संघ की बात कर लिए, मूल कर्तव्य हो गया। 5वां जो भाग है बेटा, उस भाग में हम ये बात करते हैं कि संघ क्या है, आखिर में यूनियन है क्या, कौन कौन सी यूनियन के बारे में बात करता है। और जब यूनियन के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा याद रखना है कि आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 के बारे में बात करना है, और सभी संघ के बारे में बात करना है, केंद्र सरकार के बारे में बात करना है, उसके पार्लियामेंट के बारे में बात करना है, प्रेसिडेंट के बारे में बात करना है, PM के बारे में बात करना है, मंत्रिमंडल के बारे में बात करना है। ये सारे चीज़ों के बारे में बात हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। जब संघ की बात हो गई, जाहिर सी बात है अगर हम संघ की बात कर लिए तो उससे संबंधित जो राज्य होंगे, यानी अगर बाप के बारे में बात होती है, ठीक है, तो उसके बेटे के बारे में जरूर बात कही जाएगी, ठीक। तो पहले पिताजी को याद करना है, पिताजी को याद करने के बाद उसके राज्य संबंधित जो राज्य हैं उसके बारे में समझना है। और वो बात कही गई है किसमें बेटा, आपके भाग 6 में, ठीक है। और इसमें बात कही गई कि सेम एज इट इज, अगर ये वाली कॉन्स्टिट्यूशन से आपने अनुच्छेद सारी चीज़ें पढ़ ली तो एज इट इज आपको क्या करना पड़ेगा, राज्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही CM पढ़ना पड़ेगा, आपके जो भी मंत्री होंगे, MLA होंगे, उनके बारे में पढ़ना, उनके क्या कार्य हैं, क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या उनकी सीमाएँ हैं, कहाँ तक वो किस सीमा तक अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि भाग जो 7वां था, वो 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से ये पूरा जो 7 भाग है उसको खत्म कर दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया। रही बात, अब हम बात करते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र की सीमा क्या है, उसके बारे में बात करता है, और वो बात करता है आपके अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक के बारे में। जब इतनी सारी बातें हो गई, जाहिर सी बात है कि ये आज के बारे में बात कर रहा है। अब इतनी सारी बातें हो गई तो हमें याद रखना है कि जो 9 है वो बात करता है पंचायत के बारे में। हमने कहा ना कि पंचायत के बारे में आपको याद होगा कि राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, सबसे पहले पंचायतों के बारे में बात कही गई थी, ठीक है। आपको याद होगा कि गांधी जी ने उनकी एक सपना था कि हम ग्राम पंचायतों को भी उजागर करें, उनको राजनीति से जोड़ें, उससे संबंधित जो लोग हैं उनके बारे में वो राजनीति से जुड़ के अपनी सेवा प्रदान करें, ठीक है। तो पंचायतों के बारे में जो बात कही गई है, आपको याद रखना है कि 243 एंड 243 से लेकर 243, और ये जो 0 नहीं है बेटा, ये O है। हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल जैसे 243 से लेके A B C, और यहाँ से हमको जाना है O तक, और ये पूरा जो आर्टिकल है वो बात कर लेता है किसके बारे में, पंचायत के बारे में। क्या ये बात संबंध आ रहा है। अब हम बात करते हैं 9A। एक हमारा भाग है 9A, जिसमें हम बात करते हैं नगर पालिका के बारे में। जाहिर सी बात है गाँव के बारे में बात हो जाएगी, तो क्या शहरों के बारे में बात नहीं होगी। जाहिर सी बात है शहरों के बारे में बात करना है, तो वो बात कहता है बेटा नगर पालिका। और नगर जो पालिका है यही 243 से लेके जो O तक बारे में बात कही गई, ये तो पंचायत के बारे में बात कही गई, लेकिन 243P में जो बात कही गई है वो नगर पालिकाओं के बारे में बात कही गई है। इतनी सारी चीज़ों को याद करना है। सबसे पहले सोचना है कि संघ है, फिर राज्य क्षेत्र है। जब संघ और राज्य क्षेत्र मिल गया तो जाहिर सी बात है नागरिकता मिलनी चाहिए, और जैसे ही नागरिकता मिली तो क्या उसकी मौलिक अधिकारों के बारे में बात होनी चाहिए। जब मौलिक अधिकारों के बारे में बात हो गई तो जाहिर सी बात है जो चौथा बात करेगा, क्या राज्य के मूल नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात होगी। पाँचवा भाग नहीं, 4A
बात करेगा मूल कर्तव्य के बारे में, 5वां बात करेगा संघ के बारे में, और 6वां बात करेगा राज्य के बारे में। 7वां तो आपको पता है कि 7वें संविधान संशोधन से खत्म कर दिया गया 1956 के माध्यम से, और 8वां बात करता है आपके संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, और 9वां बात करता है पंचायत के बारे में, और 9A बात करता है आपके नगर पालिकाओं के बारे में। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे और समझने की कोशिश करते हैं कि आपका 10 क्या कहता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि 9A में बात कर रहे थे नगर पालिकाओं के बारे में। तो नगर पालिकाओं के जब बारे में बात कर चुके तो जाहिर सी बात है कि जो सहकारी समितियां होंगी उन समितियों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा भाग ये कहता है 9B कि जो सहकारी जो समितियां हैं वो कौन सी समितियां हैं उनके बारे में बात कही गई है। और आपको याद रखना है 243 ZH के बारे में बात कही गई है। ये ऐसे क्यों बनाए जाते हैं? जाहिर सी बात है जब एक सीक्वेंस में ला दिया गया, ठीक है, तो उसी अनुच्छेद के तहत, ठीक है, उसको सब सेक्शन जोड़ के आपको चीज़ों बनानी पड़ती है, क्योंकि हमको उस चीज़ों को एक समराइज करके देखना भी पड़ता है। इसलिए अब हम बात करते हैं भाग 10। अब तक हमने ये बात कर लिया कि नगर पालिका क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होते हैं, सहकारी जो समितियाँ क्या होती हैं। जब इतना सारे बारे में बात कर लिए तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो क्षेत्र है ना उसमें कुछ जनजाति जो क्षेत्र होते हैं, उन जनजाति जो क्षेत्र होते हैं उसमें कुछ ऐसे वर्ग आते हैं जो क्षुद्र वर्ग के होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे जो निचले वर्ग के आते हैं जो अनुसूचित जाति के होते हैं, चाहे जनजाति जो क्षेत्र हैं उसके लिए भी कुछ उपबंध करने चाहिए, क्योंकि हमारा देश, ठीक है, किसके बारे में बात करता है कि हर एक वर्ग को एक साथ लेकर चलने की बात करता है। तो कुछ क्षेत्र अगर पिछड़े हैं तो उस क्षेत्र के बारे में कुछ उपबंध किया जाए और वहाँ पे कुछ विकास के बारे में बात कही जाए। इसलिए भाग 10 में अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र के बारे में बात कही गई है। बात करते हैं 11 में। जाहिर सी बात है आप लोगों ने देखा कि हम बात कर रहे थे कि संघ के लिए 5 और राज्य के लिए 6, यानी दोनों को अगर मर्ज कर दें तो क्या हमारा 11 आता है। अगर 11 आता है तो जाहिर सी बात है कि संघ व राज्यों के बीच में क्या संबंध है, उस संबंध को दर्शाने का काम कौन करता है भाई? भाग 11। और किस आर्टिकल के बारे में बात करता है? 245 से लेकर 263 तक, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 5 में हम संघ के बारे में बात किए, 6 में राज्य के बारे में बात किए, और जब दोनों मिलेंगे तो कुछ ना कुछ संबंध बनेगा ना। उसी संबंध को याद रखना है, किसके नाम से? भाग 11 के नाम से। बात कर लिए कि संघ अनुसूचित जनजाति की बात हो गई, संघ राज्यों के बीच के संबंध के बारे में बात हो गई। अब तो जाहिर सी बात है कि क्या कुछ पैसों के बारे में बात हो जाए, यानी वित्त के बारे में या फाइनेंस के बारे में बात हो जाए, कुछ हमारे पास जो एसेट्स हैं उस एसेट्स के बारे में बात हो जाए, और क्या संविधाएं हैं, क्या वाद विवाद हैं, इन सब के बारे में तो बात होनी चाहिए। जब संबंध बन गया, जब संबंध बनता है ना तो कुछ चीज़ें तो इमोशनली होती हैं, लेकिन अटैचमेंट किससे होता है भैया? एक तो पैसा से हो सकता है, संपत्ति से हो सकता है, कुछ संविधाएं हो सकती हैं, कुछ वाद से हो सकती हैं। और हमेशा याद रखना है यहाँ पे है बेटा कि 264 से लेके 300A तक के बारे में बात कही गई है वित्त से संबंधित। अब जाहिर सी बात है कि पैसा भी आ गया, संविदा भी आ गई, संपत्ति भी आ गई, तो क्या हमारे जो राज्य क्षेत्र हैं अब जब पैसा आ गया तो क्या व्यापार करना स्टार्ट करेंगे? और जैसे ही व्यापार के बारे में बात होगी तो हम भाग याद करेंगे किसके बारे में? भाग 13 के बारे में। समझ में आ गई? जैसे ही पैसा आया, संपत्ति आई, संविधाएं आई, वाद आई, तो राज्य क्षेत्र के भीतर ही हम व्यापार कर लेंगे और कुछ वाणिज्यिक चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, कॉमर्शियल चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। जैसे ही हम व्यापार कर लिए, व्यापार के बारे में बात हो गई, तो क्या संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में कोई व्यापार चल रही है? तो जाहिर सी बात है उस क्षेत्र के बारे में कुछ ऐसे अधिकारी भी तो लाने होंगे जो उसको संरक्षण दे सके, उसकी देखभाल कर सके, जो जनता है उनके द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उसकी सुरक्षा भी की जा सके, ठीक है। तो उसके लिए जो संघ है और राज्य क्षेत्र है उसके अधीन हम सेवाओं के बारे में बात कर लेंगे। और ये सेवाओं के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको यही याद रखना है यहीं पे कि यूपीएससी भी इसी के बारे में बात करती है।
राज्य संबंधित जो क्षेत्र के जो पीसीएस लेवल के होते हैं, जो आईएएस लेवल के जो अधिकारी होते हैं, सब इसी के बारे में हम बात करेंगे और इसी के अंतर आएंगे। आपको याद रखना है 308 से लेकर 323 के बीच में कहीं बात कही जाती है और आपको याद होगा कि 315 में आपको यूपीएससी से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको मिलती हैं। ठीक है, जैसे इतना बात हो गई तो जाहिर सी बात है 14A में हम ये बात कर लेंगे कि अधिकरण क्या है। अधिकरण से संबंधित हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे जो 343A से लेकर 43B तक, क्षमा चाहते हैं कि 223A से लेकर 223B तक के बारे में बात कही गई है। अब जैसे ही हम राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाओं के बारे में बात कर लिए तो जाहिर सी बात है जो जनता होंगे क्या उनके निर्वाचन के संबंधित बात होगी, यानी निर्वाचन के लिए जो जनता चुन के जाएंगे, लोकतंत्र जो हमारा देश है उसके द्वारा कोई ना कोई चुना जाएगा ना, उस निर्वाचन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि हमारा निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, ठीक है, निर्वाचन आयोग क्या है, उसके बारे में अगर बात कही जाती है तो 15 में याद रखना है और ये बात कही जाएगी 324 से लेकर 329A के बारे में। कुछ अब जैसे ही निर्वाचन हो गया तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भी करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि हमारा देश एक जैसा तो है नहीं, एक भाषा तो है नहीं, एक जैसा विकास हर जगह है नहीं, तो कुछ वर्गों के लिए, कुछ जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात कही जाती है। तो याद रखना है किसके बारे में बात कही जाती है, भाग 16 के बारे में। और आपको पता है कि मूल अधिकार के आर्टिकल 12 में भी ये बात कही गई है कि हम लोगों को रोजगार के संबंध में कुछ विशेष उपबंध भी कर सकते हैं। तो उससे ये भी कनेक्ट कर लेना है और भाग 16 को भी याद रखना है। ठीक है, जैसे ही कुछ उपबंध के बारे में बात कही है तो जाहिर सी बात है उनकी भाषा से संबंधित कोई बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उनके भाषा से संबंधित जो बात कही गई है वो बात कही गई है आपके 17 में, भाग 17 में, और बात कही गई है 243 से लेकर 351 के बीच में। और यहाँ तक ये भी बात कही गई है, आप कभी कभी रील्स में देखते होंगे कि कोई कोर्ट इंग्लिश में बात कहता है लेकिन कोई मुलाकित जो वकील होते हैं वो कहते हैं कि हम हिंदी भाषा में बात करेंगे। और ये भी जो स्वतंत्रता है वो इसी अनुच्छेद के 243 से लेकर 251 के बीच में एक अनुच्छेद के बारे में बात करता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो न्यायपालिका होता है वो उसी क्षेत्र के हिसाब से भाषा का चयन कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि भाग 18 में क्या है, 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है, फिर 22 में क्या है। राजभाषा भाग 17 के बारे में पूरी बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं भाग 18, और भाग 18 बात करता है आपातकालीन जो उपबंध होते हैं उसके बारे में, इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, तो 352, 356, 360 ये आर्टिकल कुल लिख रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। 352, 356 और 360। कमेंट बॉक्स में बताएं कि 352 अनुच्छेद क्या कहता है, 360 क्या कहता है, 356 क्या कहता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन ये बात हमेशा उपबंध के बारे में बात करता है, इमरजेंसी उपबंध। और जाहिर सी बात है इमरजेंसी उपबंध कौन लगाता है, आपका प्रेसिडेंट लगाएंगे। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति ही लगाएंगे। तो आपको याद रखना है जब भी उपबंध के बारे में बात कही जाए, इमरजेंसी के बारे में बात कही जाए तो भाग 18 कान खोल के याद कर लेना है। दूसरी चीज़, भाग 19 में बात करता है प्रकीर्णन के बारे में। जो प्रकीर्णन के बारे में बात करता है वो 361 से लेकर 367 के बारे में बात करता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरी चीज़, जाहिर सी बात है जब इतनी सारे बात कर गई तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो संविधान है, हो सकता है ना कि जब लिखी गई बात कही गई हो, ठीक है, तो समय के साथ बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होती हैं। तो क्या जो संविधान जो निर्माता थे क्या वो ऐसे उपबंध के बारे में बात कहें कि क्या हम संविधान में कुछ अनुच्छेद,
को संशोधन कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जब भी संविधान में संशोधन करने की बात कही जाती है, याद रखना है कि भाग 20 याद रखना है और हमेशा एक ही अनुच्छेद है 368 अनुच्छेद याद रखना है। पूछ सकता है कि संविधान संशोधन जो अनुच्छेद है कौन सा अनुच्छेद है, आपको ऑप्शन दे सकता है 367, 368, 369, 366। तो हमेशा याद रखना है 368 आपका अनुच्छेद है। फिर बात करते हैं 21। जब संविधान में संशोधन की बात की गई तो अस्थायी वो संक्रमणकालीन उपबंध भी किए गए होंगे, चाहे विशेष उपबंध किए गए हों। संविधान तो ये भी अलाउ करता है, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन आया है उस कंडीशन में कुछ अस्थायी उपबंध किए जा सकते हैं, चाहे संक्रमणकालीन, जैसे कोविड आ गया तो उसके संबंध में कुछ सरकार बातें कही जा सकती है, तो वो आप भाग 21 में देख सकते हैं। और इसके लिए बात कही गई है 369 से लेकर 392 के बीच में। लास्ट में 22 भाग याद रखना है कि संघ जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, संघ के क्षेत्र होते हैं, उसके नाम, उसके प्रारंभिक चीज़ों के बारे में, हिंदी के बारे में, हिंदी के प्रारूप के पाठक के बारे में बात कही गई है। तो ये याद रखना है हमेशा 393 से लेकर 395। हमने कहा था कि 1 से लेकर 22 भाग हैं, 22 भाग के बारे में बात कर लिए। हमने कहा था कि 1 से लेकर 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद ये लास्ट में आ गया। ये पूरी तरह से भारतीय जो संविधान है वो एक नज़र में चीज़ें समाप्त हो गई। लेकिन आपको कैसे याद रखना है, सब रिविजन कर रहे थे कि भाग 1 बात करता है संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरी बात करता है नागरिकता के बारे में, तीसरी बात करता है मूल अधिकार के बारे में, और चौथा बात करता है DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, और वहीं 4A बात करता है आपके मूल कर्तव्य के बारे में। 5वां बात करेगा आपके संघ के बारे में, 6वां बात करेगा राज्य के बारे में, 7वां आपको पता है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, और 8वां आपके बारे में बात कर लेता है कि संघ राज्य क्षेत्र क्या है, ठीक है। 9वां के बारे में बात करेंगे, 9वां जो भाग है वो बात करता है आपके पंचायत के बारे में, 9A बात करता है आपके नगरपालिका के बारे में, 9B बात करता है सहकारी समितियों के बारे में, 10 बात करता है आपके अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों से संबंध के बारे में, 12 ये बात करता है कि वित्त क्या है भैया, ठीक है, संपत्ति क्या है, संविदाएं क्या है उसके बारे में। और जैसे ही वित्त मिल गया, संपत्ति मिल गया, संविदाएं मिल गई, वाद मिल गया, उसके बाद हम व्यापार स्टार्ट करते हैं। तो राज्य क्षेत्र के अंदर जो व्यापार करने की क्षमताएं हैं, चाहे वाणिज्यिक हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। और जैसे ही व्यापार होगा तो भाग 14 ये बात कहेगा कि उसके अधीन क्या करेंगे, जो सेवाएं हैं, जो सिविल सेवाएं हैं, IAS हैं, PCS, उसके बारे में बात कही जाती है। फिर जैसे ही IAS PCS के बारे में बात कही जाती है तो ये ध्यान हमेशा रखना है कि आपको क्या 14A में ही अधिकरण के बारे में बात करता है, और 15 आपको याद रखना है क्या कि निर्वाचन याद रखना है। और जैसे ही निर्वाचन हो जाएगा तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करेंगे, 16 भाग करेंगे। 17 क्या बात करेंगे, राजभाषा के बारे में बात करेंगे। जैसे ही राजभाषा आई तो जाहिर सी बात है लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो सरकार क्या करेगी, कहेगी इमरजेंसी लगा दो भैया, ठीक है। 18 इमरजेंसी। 19 क्या बात करता है, प्रकीर्णन के बारे में। 20 क्या करता है, संविधान संशोधन के बारे में। 21 क्या कहता है, अस्थायी चाहे संक्रमणकालीन कुछ विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। और बात करता है 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में ये बात करता है। इस तरह से आप पूरी तरह से एक श्रृंखला में 1 से लेके 22 भाग को याद कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, और जब पसंद आएगा तो इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।